तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो सही उत्तर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने असम सेट नाम से अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास खुद का सैटेलाइट होगा और असम इस उपग्रह को, इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस के साथ मिलकर के तैयार करेगा। उद्देश्य क्या है या ये सैटेलाइट क्या करेगा? तो ये सैटेलाइट कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस अभियानों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा, उसमें मदद करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ये प्रश्न देखना किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं आपको असम लेकर के चलूंगा, लेकिन इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं। अभी जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? तो उसका नाम था एप्पल, जो 1981 में लॉन्च किया गया था। एक पूछा गया था अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो वो आर्यभट्ट था, 1975 में भेजा गया था। दुनिया का पहला सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो कौन सा था? स्पुतनिक 1 यूएसएसआर ने भेजा था 1957 में। और अमेरिका का पहला सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था वो एक्सप्लोरर 1 था, 1958 में सेंड किया था। और एक प्रश्न था भारत का पहला पिको सैटेलाइट कौन सा है? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। तो स्टड सेट इसका नाम है। पिको सैटेलाइट का मतलब होता है ऐसा सैटेलाइट जिसका वजन 1 किलोग्राम से कम हो। और ये प्रश्न भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है और ये प्रश्न एग्जाम में भी आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की थी और सैटेलाइट का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर होगा। तो अभी ये जितने भी 5-6 प्रश्न मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाए हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और हाँ, आज मैं भी एक घोषणा कर दूं, जैसे असम सरकार ने घोषणा करी कि वो खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो एक घोषणा मैं भी कर देता हूं। मैं कोई सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जिस तरह से पहले अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्लासेस आती थी, जिसमें जो डेली करंट अफेयर्स में हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, उन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न अगर किसी एग्जाम में पूछा गया है तो उस क्लास में वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता था। बीच में टाइम मैनेजमेंट बैठा नहीं तो फिर उस क्लास को मुझे बंद करना पड़ा। बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उस क्लास से बेनिफिट हुआ, लेकिन मजबूरी में वो क्लास ऑफ करनी पड़ी, टाइम नहीं बैठा। और मैंने आपको बोला भी था मार्च में हम इसे शुरू करेंगे। तो अभी आप देख भी रहे हो 2-3 दिन से जो बैकलॉग बचा हुआ था वो मैं निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2-3 दिन में जो भी पीछे की चीजें और छूटी हुई वो निमट जाएगी, तो उसके बाद मैं आपकी वो प्रीवियस ईयर वाली क्लास लेकर के आऊंगा। हो सकता है पहले की तरह डेली न लेकर के आ पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो आपको क्लास मिले। और अगर आप में से कोई पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार हमसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो क्या होती है प्रीवियस ईयर क्लास में हम क्या करते हैं, तो उसके कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे, प्लेलिस्ट बना रखी है उनकी। ज्यादा नहीं थे, 7-8 वीडियो ही हम अपलोड कर पाए थे। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की क्लास आती है। बाकी यहाँ पे बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल होती है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु है एक सिंग वाला गेंडा पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य में बात करें, बिहू होता है, बगरुम्बा होता है, भोर हो गया। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है सत्तरिया। बिहू महोत्सव बड़ा फेमस है, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया यहाँ पे। असम का 7वां नेशनल पार्क दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। इससे पहले यहाँ के 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा, औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई असम में। और यह भी याद रखना कि भारत का सबसे लंबा पुल, या यूं कहूं कि सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका, जिसे डोलो सदिया पुल भी कहते हैं। लंबाई 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं असम से। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये आपको असम में मिलेगा। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? डिब्रूगढ़। तेजपुर ये राज्य की सांस्कृतिक राजधानी होगी। आईआईटी गुवाहाटी ये असम में है, और आईआईटी गुवाहाटी जो असम में है, इसने अभी सेना के लिए उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौता किया। सिमोलू महोत्सव मनाया गया था में। झुमोयर
बिनंदिनी महोत्सव या झूमर नृत्य महोत्सव आप कह दो, असम में मनाया गया। अली ए लिगोंग उत्सव भी अभी असम में मनाया गया था मिसिंग जनजाति के द्वारा। असम सरकार ने अभी जगीरोड में जो बनने वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे रखा है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? तो आंसर होगा प्रणव वेंकटेश ने। तो हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश, अभी इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और वे खिताब जीतने वाले 7वें नंबर के भारतीय बन गए हैं। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। अभी ये 26 फरवरी को शुरू हुआ था, 7 मार्च 2025 तक चला। कहां पे? मॉन्टेनेग्रो के पेट्रोवेक शहर में। और इसमें 20 वर्ष से कम आयु के जो चेस प्लेयर्स होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो याद रखना, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है प्रणव वेंकटेश ने और वे भारत के 75वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और ये खिताब जीतने वाले 7वें भारतीय हैं। तो इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। 2017 में उन्होंने जीता था। अच्छा, इसमें महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? रशिया की चेस प्लेयर हैं अन्ना शुकमन ने जीता है। उनका नाम वैसे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रणव वेंकटेश का नाम इंपॉर्टेंट है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया। अब चेस से ही संबंधित कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, आपको पता है हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उन्होंने जीता था 1991-92 में। अब आप मुझे बताओ, अभी लेटेस्ट जो राजीव गांधी, अब तो इसे कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। चारों खिलाड़ियों के नाम आपको बताने, वो कौन कौन है। बाकी हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। यह भी याद रखना, अभी 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। उसमें पुरुष और फीमेल कैटेगरी दोनों विजेता रहा था भारत। मेल कैटेगरी में भारत ने स्लोवेनिया को हराया और फीमेल में भारत ने अजरबैजान को हराया। और अगला वाला 2026 में जो 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड है वो कहां पे होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। अभी वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 को कनेरो हेम्पे ने जीता था। फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता। और चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश, अभी इन्होंने चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता था। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन एरिगेसी। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। अभी फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ये भारत में होगा, तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड फिडे को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है वो फिडे है। तो फिडे की बात करें, स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्कडी डोरकोविच। वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये सब याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा रशिया। तो भारत ये अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन रशिया से खरीदेगा। और इसके लिए अभी हमने रशिया की एक कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपर्ट, उसके साथ अभी $248 मिलियन का समझौता भी किया है। और इस अपग्रेडेशन का जो उद्देश्य है, भारतीय सेना की युद्ध क्षेत्र गतिशीलता और आक्रामक क्षमता को बढ़ाना। ये जो T-72 टैंक्स है ना, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इन्हें हमने 1970 के दशक में भारतीय सेना में शामिल किया था। अभी हमारे पास लगभग 2500 इस तरह के T-72 टैंक्स हैं और अभी हम इनमें 780 हॉर्स पावर के इंजन इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हें अपग्रेड करके हम 1000 हॉर्स पावर के इंजन इस्तेमाल करेंगे, जो हम रशिया से खरीद रहे हैं। अच्छा, रशिया से खरीद रहे हैं, तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अच्छा, अब इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जहां पे आप देखेंगे कुछ हथियार, कुछ वेपन्स जो हम अलग अलग देशों से खरीद रहे हैं या हम बेच भी रहे हैं, वो सभी तरह के प्रश्न अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले तो शुरुआत करते हैं कि भारत का इस बार का जो रक्षा बजट है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वो कितना है? 6.81 लाख करोड़ रुपए, ये याद रखना।
उसके अलावा सिग 716 असोल्ट राइफल ये भारत अमेरिका से खरीद रहा है, जिसके रेंज है 500 मीटर। AK-203 राइफल्स भी हम रशिया से खरीद रहे हैं और इनका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है। उग्रम क्या है? स्वदेशी असोल्ट राइफल है और DRDO ने इसको डेवलप किया है, इसकी रेंज है 500 मीटर। ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार की है। हमारी ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, और भारत किसे बेच रहा है? एक तो फिलीपींस को और एक इंडोनेशिया को। वशारोद क्या है? कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है। और समर 2 ये लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। और इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो का भी आयोजन हुआ था पिछले साल, कहाँ पे? जोधपुर में। जब तरंग एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था ना राजस्थान और तमिलनाडु में, उस वक्त इसका आयोजन हुआ था जोधपुर में। बाकी हाई अल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय ये हम अमेरिका से खरीदेंगे। हमारे जो सेना प्रमुख है उन्होंने मल्टी टारगेट एक्सप्लोजिव डिवाइस अग्नि अस्त्र को अभी लॉन्च किया था। आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैयार किया? यूक्रेन ने। C-295 परिवहन विमान ये हम स्पेन से खरीद रहे हैं, स्पेन की एयरबस कंपनी से। उसके अलावा अभी रक्षा मंत्रालय ने बताओ किस कंपनी के साथ K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक्ड तोपों यानी कि आर्टिलरी गन्स के लिए समझौता किया? तो लार्सन एंड टुब्रो। और ये रहा वो फिलीपींस के बाद कौन सा देश ब्रह्मोस खरीद रहा है भारत से? तो इंडोनेशिया है। और इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था कि ट्रोजन गन ये भारत से कौन सा देश खरीद रहा है? तो अर्मेनिया। ठीक है, तो इसी तरह के ये सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख, फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, अभी उन्होंने ही 9 मार्च को त्रिपुरा सरकार की इन दोनों योजनाओं को शुरू किया। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ क्या है ये योजना। पहले बात करें मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए है, मतलब जो BPL परिवार से आती है उनके लिए है। इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? बालिका के नाम पे, हर बालिका के नाम पे 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा करेगी, और फिर जब उस बालिका की उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी तो उस बॉन्ड की राशि उस बच्ची को दे दी जाएगी। सरकार का कहना है कि बालिका जब 18 वर्ष की होगी तब तक इस बॉन्ड की राशि 10 लाख रुपए तक हो जानी चाहिए, ऐसा वो अनुमान लगा रही है। बाकी दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो ये हायर सेकेंडरी विद्यालयों में वाली जो छात्राएं हैं उनके लिए है। इसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा में अगर आप अच्छे अंक लेकर के आओगे तो ऐसी 140 मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत, जो हायर सेकेंडरी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगी। अब इन योजनाओं को त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है, या त्रिपुरा की योजनाएं हैं, तो मैं आपको ले चलता हूं मैप में। त्रिपुरा ये रहा, देखो त्रिपुरा की कैपिटल क्या होती है? अगरतला। मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं और गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। और आप जानते हो खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। गरिया पूजा महोत्सव हो गया, केर पूजा महोत्सव हो गया, ये सब यहीं के हैं। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर रखा है। और अभी पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक ये अगरतला में ही हुई थी। अच्छा, भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य ये त्रिपुरा ही बना था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका 10 मार्च को। तो अभी 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया गया। ये हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 10 मार्च को मनाया। थीम भी है हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। तो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल ये 56 यानी कि 56 सदस्य देशों का एक संघ है। और इसमें ये वही देश हैं जो पहले कभी ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे। और इन्हीं देशों के बीच में आपको पता है खेल भी होता है। कौन सा? कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जो हर 4 साल में होते हैं। अभी लास्ट एडिशन आपको याद होगा 2022 में हुआ था, 22वां संस्करण था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अब जो अगले वाले हैं वो जरूर याद रखना, 2026 वाले। जो 23वां संस्करण है वो कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, तो उसके बाद अब ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है मेरे भाई। तो एक तो दोनों याद रखना, कब, साल भी पूछा गया है एग्जाम में और वेन्यू भी पूछा गया है। तो 1930 में हुए थे ये हैमिल्टन कनाडा में। अच्छा, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, क्या भारत ने कभी कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है क्या? तो किया है, एक बार किया है। कब? 2010 में।
और वो उसका 19वां संस्करण था, वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब ऐसे दिवस वाला प्रश्न है, तो चलो मार्च चल रहा है ना, मार्च में कौन कौन से दिवस हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे, 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। उसके अलावा एक तो ये 10 मार्च को हमने देखा कॉमनवेल्थ डे, और 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, तो मार्च के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं। जब भी डे वाला प्रश्न आता है हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, बार बार। उद्देश्य यही है कि बार बार मैं आपको रिपीट कराऊंगा, बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे तो महीने के एंड तक आपको ये याद हो जाएंगे। बशर्ते आपको रेगुलर रहना होगा क्लास में, और जब भी मैं किसी भी टॉपिक का आपको रिवीजन करा रहा हूं तो आप कोशिश करा करो मेरे साथ साथ बोलने की, तो उससे याद होने का जो चांसेस है वो आपके बढ़ जाएंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में लॉन्च पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मदन मोहन सती। हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, अभी उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, और इस बुक को लिखा है मदन मोहन सती ने। तो ये जो बुक है ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर लिखी गई है। उन्होंने हिल स्टेट्स डेवलपमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा के लिए अहम कार्य किए हैं, तो उनके ऊपर ये बुक लिखी है। बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, चलो कुछ करंट अफेयर्स में अभी जो बुक्स आई थी वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो देखो, अभी अभिजीत बनर्जी ने एक बुक लिखी थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। दीपा मलिक पैरा एथलीट है, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी स्टम्प्ड नाम से इनकी बुक आई है, या ऑटोबायोग्राफी आप कह दो। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इस बुक को अभी लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 को लिखा है अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस, ये बुक लिखी है KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसको लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसको लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड, इसको लॉन्च तो किया था अमित शाह ने, और इसके एडिटर है, संपादित है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा। द महात्माज मैनिफेस्टो को लिखा है राजेश तलवार ने। और राष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर, उन्होंने अभी अपनी बुक लॉन्च की है, उसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। IM, इस बुक को गोपीचंद हिंदुजा ने लिखा है, लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। और लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा है नमिता गोखले ने। तो ये तो सारी बुक्स हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। उसके अलावा एक तो ये याद रखना, अभी वर्ल्ड बुक फेयर 2025 जो नई दिल्ली में हुआ था उसमें फोकस कंट्री था रशिया, और इस साल जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उसमें भारत थीम कंट्री हो गया। और जो कोलकाता बुक फेयर था जिसे बोई मेला कहते हैं, उसमें थीम कंट्री जर्मनी था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो आंसर होगा नारिका। तो साइना नेहवाल अभी निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फ्रांस की नारिका कंपनी से ये जुड़ गई है। ये कंपनी भारत की एकमात्र जर्मनी लैब सर्टिफाइड सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाती है। ये दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले सैनिटरी प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसी की ब्रांड एम्बेसडर अभी बनी है साइना नेहवाल, जो कि हमारी एक शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, हरियाणा से बिलोंग करती है। और इनके बारे में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वे ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर है। 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रोंज जीता था। ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, तो अभी लेटेस्ट आपको बताऊं तो फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी विद्या बालन। ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड, डेनिम का ब्रांड है लेविस, उसके बने थे दिलजीत दोसांझ। श्रीराम फाइनेंस के राहुल द्रविड़ 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का माना राजदूत आनंद कुमार को बनाया था, सुपर 30 के जो संस्थापक है। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, क्रिकेटर है। और यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एम्बेसडर बने थे, ये ब्रिटेन के एक्टर हैं, थियो जेम्स इनका नाम है। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये अच्छा प्रश्न है और एग्जामिनर को बड़ा पसंद आएगा इस तरह का प्रश्न। और देखो, ऑप्शन भी पहले बिहार ही रखा है इसमें, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा
वो बड़े खुश होकर के इसका गलत आंसर मार्क करके आएंगे बिहार, क्योंकि इसका सही उत्तर है गुजरात। तो अभी 9 मार्च को ही गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ये महोत्सव गुजरात के विकास में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों के योगदान के सम्मान में आयोजित किया गया। ये जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है, ये अपने सांस्कृतिक धरोहर और पहचान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिथिला पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा, बिहार की बड़ी फेमस कला है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कौन सा महोत्सव है, शाश्वत मिथिला महोत्सव। याद रखना आयोजन कहां पे हुआ, गुजरात के गांधीनगर में। अब इसी तरह से कुछ और महोत्सव, कुछ उत्सव, फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी करंट अफेयर्स में बने हुए थे। देखो, अभी पूछे सोनम लोसर त्योहार महोत्सव कहां पे मनाया गया था, तो ये नेपाल और भारत में देखोगे तो सिक्किम में मनाया जाता है तमांग समुदाय के द्वारा। लोसर फेस्टिवल पूछोगे तो ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तिब्बती नववर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। तो ये त्योहार तिब्बत में, बाकी नेपाल में, भूटान में और भारत में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, ये याद रखना, मोनपा जनजाति। सूरजकुंड मेले का भी आयोजन हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, क्राफ्ट मेला है, और इसमें थीम स्टेट उड़ीसा और मध्य प्रदेश था, और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक देश थे। 38 नंबर का था, आयोजन हुआ फरीदाबाद में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। अच्छा, ये देखो, दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव ये असम में हुआ। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, सिमोलू महोत्सव असम में, झुमोर बिनंदिनी महोत्सव असम में। अच्छा, ये दोनों एक ही है, मैंने अभी असम में आपको बताया भी था, है ना, एक ही बात है ये। बाकी कागयेदर नृत्य महोत्सव सिक्किम में, ये प्रश्न भी एग्जाम में था। मकर विलक्कू त्योहार केरल में, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में, और जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा इसका आयोजन होता है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स वही वाले मैंने अभी लेटेस्ट वाले आपको करवाए जो अभी न्यूज में थे, करंट अफेयर्स में थे। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया, तो 4 से लेकर 10 मार्च तक। तो अभी 4 से लेकर 10 मार्च 2025 तक हमने 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया। थीम भी है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण। पहली बार हमने ये 1972 में मनाया था, तो इस बार ये 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, ये आप ध्यान रखना। और वैसे अगर आपसे पूछे ना, और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नेशनल सेफ्टी वीक। अगर पूछो नेशनल सेफ्टी डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो वो 4 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, ये देखो, ये है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। एक होता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। वो कब मनाते हैं, वो 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना, वो भी मैंने आपको बताया था। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आए अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी 9 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम अल्फ्रेड है, इसने भारी तबाही मचाई है। और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट सिटी इस चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो कौन सा चक्रवात है, अल्फ्रेड है, कहां पे आया, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वैसे चक्रवात को, साइक्लोन्स को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, विली विलीज कहते हैं। कुछ 2-3 चक्रवात अगर मैं आपसे पूछूं, 2024 वाले ही पूछ लूं चलो, तो एक तो 2024 का जो पहला चक्रवात था वो अल्वारो था, मेडागास्कर में आया था। रेमल याद रखना, बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नाम ओमान ने रखा था। असना चक्रवात ये अरब सागर में आया था, इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। और आपको याद होगा वियतनाम या उसके आसपास के देशों में एक चक्रवात आया था, यागी, सुपर साइक्लोन यागी। और आपको याद रखना है कि उन देशों की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। और अब ये बेहतरीन सेशन के बाद आपकी जिम्मेदारी होगी, या यूं कहूं कि अब मैं आपका टेस्ट लूंगा। मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपका टेस्ट लूंगा और देखूंगा कि आपको कितने प्रश्न याद हैं। तो उसके लिए मैंने आपका टेस्ट तैयार कर दिया है, वो आपको मिलेगा अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो जाइए टेस्ट लगाइए और देखिए कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कितनी चीजें आपको याद है। और अब आप लोगों की बेहतरी के लिए, वैसे तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता हूं, तो अब एक और मैं प्लान कर रहा हूं चीज, जैसे कि आज मैंने आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, वो करंट अफेयर्स का तो मैं आपको डेली मॉर्निंग में क्विज देता ही हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि करंट अफेयर्स के अलावा जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो बहुत चीजें एक्स्ट्रा में भी बताता हूं।
कोई कंट्री आता है तो उससे स्टैटिक कुछ पॉइंट बता देता हूं, कुछ भी बताता हूं, बहुत सारा मटेरियल देता हूं। तो यही अब मैं प्लान कर रहा हूं कि जो आज हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो उनसे बीच बीच में जो स्टैटिक प्रश्न बने हैं उन स्टैटिक प्रश्न पे भी मैं आपकी क्विज तैयार कर दूं। तो मेरे को तो एक अच्छा आइडिया लग रहा है, बाकी आप लोग बताएं कैसा रहेगा ये प्लान। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा यही होता है, मैं आप लोगों के लिए देखो जो भी प्लान करता हूं मेहनत तो मेरी पूरी लगती है और अच्छा ही मैं आप लोगों के लिए सोचता हूं, बुरा तो सोचूंगा नहीं। लेकिन वो चीज चल नहीं पाती, उस पर रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर वो आगे तक कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले ही मैं चीजों को क्लियर कर दूं, अगर उस पर रेस्पॉन्स मिलेगा सही, कम से कम हर टेस्ट पे 400-500 स्टूडेंट्स अगर टेस्ट लगाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा 400-500 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो फिर डेली मैं वो टेस्ट आपका बना दूंगा। अभी 2-3 दिन बना करके देखूंगा एज अ डेमो, बाकी अब वो कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा ये आप ही लोगों पे निर्भर करता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होने वाला। बाकी चलो, पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, डिटेल्ड पीडीएफ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही क्विज वगैरह सब वही मिलती है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर लेना, फ्री होता है, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके टेलीग्राम के थ्रू। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, उससे पहले कल की क्विज के टॉप 10 स्टूडेंट्स ये रहे आपके सामने, और ये कौन सी क्विज की रैंकिंग है जो डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, मॉर्निंग में आ जाती है। ये 20 क्वेश्चन कौन से हैं? पिछले एक साल, अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ी है वहीं से टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली मैं आपके सामने उठा करके लेके आता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप खुद का एनालिसिस कर सको कि जो हमने पढ़ा है वो हमें याद है कि नहीं है, क्योंकि इसी तरह का एक्सपीरियंस आपका एग्जाम में रहने वाला है। इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जिन्हें याद नहीं है बार बार क्विज लगा करके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, कम से कम इनको तो आप याद रख लो। बाकी इनकी बात करें तो इसमें टॉप पर है नीलय कुमार, शशांक, निखिल, अंशी, नीरज, जयकरण, शर्मिता, शकील और रितेश। और एक और बात, देखो यहाँ पे सिर्फ नाम मैं बोलूं या नाम लाने के चक्कर में आप लोग चीटिंग मत करो। यहाँ पे मैं कोई अवार्ड नहीं दे रहा हूं, है ना। ये चीजें आप लोगों को याद रहे, बार बार आप प्रैक्टिस करो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कल भाई डेली 20-20 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप देखोगे एक महीने के बाद 600 क्वेश्चन, 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, और बार बार क्विज लगा लगा करके आपने उनको याद भी कर लिया है। और जब एग्जाम में इनमें से कोई प्रश्न आएगा तो वो आपका गलत नहीं होएगा, वो आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। यहाँ पे नाम आना अवार्ड नहीं है, तो चीटिंग मत करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नाम लाने के चक्कर में 50 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी 20 के 20 राइट। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने क्वेश्चन भी रीड कर लिया, ऑप्शन भी देख लिया और करेक्ट भी कर लिया, वो भी मात्र 40 सेकंड में। और अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर तो क्या कहना है। बाकी चलो कल का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास हुआ? भारत किर्गिस्तान के बीच। फिर पूछा, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अभी रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है कौन? जयश्री वेंकटेशन। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए मार्क कार्नी। और देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है माधव नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का नवा है। और किस राज्य या यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू की? दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया 10 मार्च को। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। और आईफा 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? लापता लेडीज। एचपीसीएल के नए सीएमडी बन गए विकास कौशल। फेडरल बैंक ने अभी अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विद्या बालन को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।